अध्यक्ष श्री ओम नारायण सिंह जी, संस्थान की प्रबंधक श्रीमती नीता सिंह जी, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक अजय सिंह जी, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायक श्री रवि सोनकर जी, दयाराम चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री यशकांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी, इस संस्थान की ट्रस्टी डॉक्टर स्मृति सिंह जी, श्रीमती अंशु सिंह जी, यजुवेंद्र विक्रम सिंह जी, डॉक्टर सृष्टि सिंह जी, अमित सिंह जी, कर्मा देवी समूह के द्वारा संचालित विभिन्न संस्थानों के सभी प्रधानाचार्य, प्राचार्य, शिक्षक और अभिभावक के साथ ही भारी संख्या में उपस्थित प्यारे छात्र छात्रा और युवा साथियों, कर्मा देवी समूह को 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बधाई देता हूं और स्थापना दिवस के साथ ही संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री ओम नारायण सिंह जी का आज जन्मदिन भी है, उनको भी जन्मदिन की हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए आप सभी के इस उत्साह के लिए आपका मैं अभिनंदन भी करता हूं। यही है कृतज्ञता का भाव। जननी और जन्मभूमि के प्रति यह क्षेत्र कभी अवध प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं कि भगवान राम के जन्म के लिए महाराज दशरथ ने इसी जनपद में पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। महर्षि वशिष्ठ ने अपना आश्रम इसी जनपद में स्थापित किया था। और यह भगवान राम की जन्म के हेतु का कारण भूमि है। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रेरणा प्रभु श्री राम ने हम सबको दी कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी वह यश प्राप्त कर ले, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन तब तक वह अधूरा है जब वह तब तक अपनी मां के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर ले। और मैं सचमुच इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा श्री ओम नारायण सिंह जी को और उनके बड़े भाई जो आज नहीं है, एक आईएफएस अधिकारी के रूप में एक शानदार कैरियर के साथ जो आगे बढ़ रहे थे,
श्री देवमंगल सिंह जी की स्मृतियों को, श्रीमती सरोज सिंह जी की स्मृतियों को, जिन्होंने श्री वैन सिंह जी के साथ, श्रीमती नीता सिंह जी के साथ मिलकर के अपनी मां की स्मृतियों को यहां पर जीवित रखा, जीवंत बनाया। तो मां की स्मृतियों को इस समूह के रूप में और मातृभूमि के प्रति कि यहां के युवा, यहां का गरीब छात्र भी अच्छी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए समूह की स्थापना की। शिवराम सिंह जी गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में काम किए हैं और जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने वहां पर कार्य करते हुए, वे तो अपनी प्रशासनिक व्यस्तता में उतना समय नहीं दे पाते थे, लेकिन मैं देखता था कि श्रीमती सरोज सिंह जी और श्रीमती नीता सिंह जी का मंदिर में आना जाना होता था। और मैं उस समय कहीं भी मैं इस लाइन में नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, ना हम लोगों को इससे फुर्सती थी कि जाएं, ना हम लोगों ने कभी इस बात को अपने सामने रखा, ना कोई ध्येय ही था। लेकिन वे जब भी आते थे, दोनों लोग जब भी आते थे, तो श्रीमती सरोज सिंह जी इस बात को जरूर कहते थे कि आप ही बनेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। मैं कहता था ये सब क्यों बोलना है, अरे आप दर्शन करिए। दर्शन कहा? नहीं, मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आए हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश को आज आवश्यकता है, सुरक्षा खतरे में है, बेटियां असुरक्षित हैं, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, और इससे क्या सभ्य समाज के मन में आक्रोश नहीं आता है इससे। और उसको लेकर के उस समय वो कहते थे कि आप आएंगे और उत्तर प्रदेश को दंगों से मुक्ति मिलेगी, बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और मैं देखता था वो आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय देवमंगल सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। मैं उनकी स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर श्रीमती करुणा देवी सिंह जी को, जिनके पुत्रों ने उनकी स्मृतियों को शिक्षा के इस बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए उनका एक मूर्त स्मारक इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से स्थापित किया है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। युवा साथियों, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, एक व्यक्ति पर जब वो जन्म लेता है तो 5 प्रकार के जो ऋण होते हैं, उस ऋण से ऋण होने के अवसर भी होते हैं। तभी मनुष्य के रूप में हमारी जीवन की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। वह ऋण होने का अवसर हमें अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देवगणों के लिए, हम जो कुछ भी कर पाएंगे, यानी उनकी स्मृतियों को और उनके आदर्शों को अपने जीवन में जिस हद तक अंगीकार करने का प्रयास कर पाएंगे, यही ऋण होने का एक माध्यम हम सब के लिए होता है। और यह एक अवसर है कि मां की स्मृतियों को, क्योंकि जब मैं श्री वैन सिंह जी का, श्री देवमंगल सिंह जी के जीवन को देखता हूं कि प्रारंभिक जीवन एक संघर्षमय जीवन था। पिता एक शिक्षक थे और समय उन दिवंगत हो गए। अब आप
आप देख सकते हैं क्या स्थिति होती है। उन स्थितियों में जब एक पूर्वी उत्तर प्रदेश संसाधनों के अभाव से जूझ रहा था, न सड़क थी, न बिजली है, न शुद्ध पेयजल की स्थिति है, न संस्थान शिक्षण संस्थान है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, न रोजगार के साधन थे। तब उन स्थितियों में अपनी शिक्षा को अनवरत बनाए रखना ये मां की साधना के बगैर संभव नहीं हो सकता। और किस भाव के साथ उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाया होगा कि 1981 में से देवमंगल सिंह IFS बन गए और 1983 में से ओम नारायण सिंह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पास होकर के उत्तर प्रदेश में अधिकारी बन गए। और फिर उन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 2009 में इस संस्थान की स्थापना का संकल्प लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया। आज आप यहां देख रहे हैं, एक PG कॉलेज पहले था, फिर BTC कॉलेज खुला, BEd कॉलेज खुला, फिर इसके बाद अन्य संस्थान खुलते ही गए। BCA भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, लॉ भी है, CBSE बोर्ड के द्वारा संचालित एक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी है। और आज यहां पे ओमनी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। यानी जिन बातों से पहले हम भागते थे, हमारी सरकारें भागती थी, परिणाम क्या होता था? सरकार अनिर्णय का शिकार होती थी, हॉस्पिटल नहीं खुलते थे, नर्सिंग कॉलेज नहीं चलते थे, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाते थे, फार्मेसी कॉलेज नहीं बन पाते थे, निजी क्षेत्र में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आज की आवश्यकता के अनुरूप हम मॉडर्न कोर्सेज उसमें संचालित करें, इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो निर्णय 50 वर्ष पहले होना चाहिए था, उसको हमने 50 वर्ष पीछे करके यहां के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया। उनकी प्रतिभा को कुंद करने का तत्कालीन सरकारों ने कार्य किया और यहां को आगे बढ़ने, यहां की समृद्धि में बैरियर बनने का काम किया। आप याद करिए, अगर 50 वर्ष पहले यहां नर्सिंग कॉलेज बनता, फार्मेसी कॉलेज बनता, लॉ कॉलेज बनता, CBSE बोर्ड के अच्छे विद्यालय बनते, BCA के इंस्टीट्यूट इसी प्रकार से स्थापित होते, हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर निजी क्षेत्र में इसी प्रकार से बनते, तो यहां का युवा भी देश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा जाता। एकदम छा जाता। उसे अवसर नहीं मिला। जिन मां बाप ने थोड़ा प्रयास किया, वे बच्चे आगे बढ़ गए। बाकी जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके पास यह सोचने की फुर्सत नहीं थी, वे पिछड़ गए। आज भी मैं मानता हूं कि नर्सिंग का क्षेत्र ऐसा है जहां पर अच्छी शिक्षा अगर दे दी जाए तो प्लेसमेंट की 100% गारंटी है। सरकारी क्षेत्र में भी, निजी क्षेत्र में भी और दुनिया में भी भारत के
नर्सिंग और पैरामेडिक्स की पूरी मांग है, बशर्ते उस मांग की पूरा करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। फार्मेसी का क्षेत्र इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, थोड़ा सा प्रयास करें तो जो दवाइयां अभी दुनिया से आ रही हैं, चीन से आ रही है, कोरोना जैसे कालखंड में आपने देखा होगा चीन ने धोखा दे दिया, दवाई नहीं भेजी। तो हम धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने भारत के अंदर भारत के ही फार्मा उद्योग को उस समय पुनर्जीवित करके और यहीं पर दवाइयां बननी प्रारंभ हो गई। जिन दवाओं के लिए हम दुनिया में निर्भर करते थे, हमारा फार्मा उद्योग उसको आगे बढ़ा सकता। और मैं आपको बता रहा हूं, फार्मेसी करके जाइए, हम उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क ही बना रहे हैं, जहां पे 2000 एकड़ क्षेत्रफल में फार्मा से जुड़े हुए अलग अलग उद्योग लगने जा रहे हैं। हमने पहले चरण में बुंदेलखंड में इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर दिया है। वहां उद्योग लगने शुरू हो गए, लोगों ने अपना प्रोडक्शन के लिए अपने आप अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे ही अन्य सेक्टर में भी ये लगातार अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करने की तैयारी हो रही है। कौन सोचेगा इसके बारे में? लेकिन यहां पे दोनों भाइयों ने मिलकर के जो एक बीज रोपा था, आज वो विशाल वृक्ष बनकर के कर्मा देवी समूह के रूप में यहां के लोगों के लिए आशा की एक किरण बनकर के आगे बढ़ने के लिए निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और यही है अपने पूर्वजों के प्रति। मैं देख रहा था, उन्होंने अपने पूज्य पिता के नाम पर भी फार्मेसी का कॉलेज स्थापित कर दिया। यही है अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का माध्यम। वह नहीं जो हम लोग सामान्य रूप से श्राद्ध कर्म के माध्यम से करते हैं, वो एक कर्मकांड का हिस्सा है। एक पुत्र को अपने घर में करना चाहिए, लेकिन एक जीवंत स्मारक बनाना है तो जीवंत स्मारक ये है जिससे हजारों बच्चे एक लंबे समय तक अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे और सम्मान के साथ स्वावलंबन का जीवन यापन करेंगे। और ये स्वावलंबन केवल व्यक्ति का नहीं होता है, याद रखना, एक व्यक्ति का स्वावलंबन इस समाज का स्वावलंबन होता है और अंततः वह राष्ट्र का स्वावलंबन होता है। राष्ट्र आत्मनिर्भर यहीं से बढ़ता है। दुनिया के अंदर जितने भी देश विकसित हैं, उन लोगों ने व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है। वे आत्मनिर्भर या विकसित इसलिए नहीं है कि उनके पास ज्यादा संसाधन है, नहीं, उन्होंने योग्यता को महत्व दिया है, टेक्नोलॉजी को अपनाया है, परिश्रम की पराकाष्ठा को महत्व दिया है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर के स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया है। तब वह दुनिया के विकसित देश बने। हमें भी विकसित बनना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के संकल्प को भारत राष्ट्रों के सामने रखा है। याद रखना, 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए? एक ऐसा भारत जो स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, नगर आत्मनिर्भर बनेंगे, जनपद आत्मनिर्भर बनेंगे, प्रदेश आत्मनिर्भर बनेंगे, तब देश आत्मनिर्भर बनेगा और भारत विकसित होगा। 10 वर्ष की एक शानदार यात्रा भारत की हमने देखी है। आज आप दुनिया के वर्तमान ध्रुवीकरण को देख रहे होंगे। भारत के बगैर
भारत के बगैर दुनिया के अंदर कोई भी ध्रुवीकरण नहीं माना जाता। भारत ने 1947 से लेकर के 2014 तक अपनी आर्थिक वृद्धि को ऊपर नीचे करते करते 14 से 11वें स्थान पर आया और 2014 से 2024 के बीच भारत ने आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना प्रतिष्ठापित किया है। विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय आज आप देश के अंदर देख रहे होंगे। हर व्यक्ति के मन में एक नई जिज्ञासा है, एक नई तमन्ना है। आज दुनिया उसे सम्मान दे रही है, भारत के महत्व को समझ रही है और भारत के इस महत्व को और अधिक अच्छे ढंग से समझाने के लिए हर भारतवासी को अपने आप को तैयार करना होगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी है वह इन संस्थानों की होनी है, जिन संस्थानों में हमारा युवा तैयार होता है, देश का वर्तमान तैयार होता है, जो भावी भारत के निर्माण में अपना योगदान देने वाला है। याद रखना, भारत की प्रतिभा दुनिया के अंदर जहां कहीं भी उसको मौका मिला है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया आज उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। दुनिया की जो 100 प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, उनमें 20 प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओज आज भारत से हैं, भारत का युवा है। भारत ने फिर से अपने को दुनिया के अंदर स्थापित किया है और मुझे लगता है कि तब जब उन्होंने कड़ी मेहनत की, एक प्रयास किया, उस दिशा में आगे बढ़े। आज के समय में हम लोग तकनीक से पीछे भाग नहीं सकते। तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसके नैतिक निहितार्थों को, उसके सुरक्षात्मक उपायों को भी हमें साथ साथ अपनाना पड़ेगा। अन्यथा समाज के सामने उत्थान और पतन दोनों के बीच की में आप खड़े हैं। थोड़ी सी नकारात्मक दृष्टि बनी तो नीचे गिरने में बहुत समय नहीं लगने वाला। एक सकारात्मक दृष्टि तकनीक को आपने अपनाया तो दुनिया में छाने में भी आपको बहुत देर नहीं लगने वाली है। और इसी के लिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए यहां पर आया हूं। सरकार और समाज मिलकर के जब कार्य करेंगे, मिलकर के आगे बढ़ेंगे, परिणाम आएगा, अवश्य आएगा। कोई सोचता था यही पूर्वी उत्तर प्रदेश, यही पूर्वी उत्तर प्रदेश था। आज संजोग से मुंडेरवा चीनी मिल के उन दिवंगत किसानों की श्रद्धांजलि का भी है जिन्हें लगभग 2 दशक पूर्व गोलियों से भून करके जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और सकारात्मक सोच की सरकार आई, अन्नदाता किसानों के हित के बारे में कार्य करने वाली सरकार आई, तो मंडेरवा में आज एक नई चीनी मिल पूरी भव्यता के साथ कार्य कर रही है। कोई सोचता था मंडेरवा में चीनी मिल लगेगी? एक सरकार थी, उसने बेच दिया। एक सरकार आई, उसने कहा नहीं, अन्नदाता किसान के लिए चीनी मिल मुंडेरवा में चलनी आवश्यक है। ठीक है, हमारे विधायक दयाराम चौधरी थे, बेचारे कई बार आए, इन्होंने कहा कि कैसे होगा। हमने कहा आप चिंता मत करिए, हम मुंडेरवा में बनाएंगे चीनी मिल। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज मुंडेरवा में चीनी मिल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना मेडिकल कॉलेज कैंपस में होगी? लोग मानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। लेकिन
मेडिकल कॉलेज आज बस्ती का चल चुका है और वह भी त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वशिष्ठ के नाम पर। इससे बड़ी कृतज्ञता क्या हो सकती है। आज मेडिकल कॉलेज बस्ती के अंदर, सिद्धार्थनगर के अंदर, देवरिया में भी, कुशीनगर में भी, महाराजगंज में भी और गोरखपुर में एम्स भी संचालित हो गया। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। संसाधन बीच में आड़े नहीं बनते। जब हम सोचते रहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ किस स्थिति में रहते हैं, तब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तभी व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है। हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है। और उस सकारात्मक दृष्टि में आगे बढ़ने का परिणाम क्या है। अब कभी बस्ती के एक साहित्यकार ने कहा था, बस्ती को बस्ती कहूं काहे कहूं उजाड़। अब बस्ती बस्ती नहीं, अब तो बस्ती एक नगर बन चुका है। भव्यता के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाला नगर बन चुका है। विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ाने वाला। हमारे विधायक मखोड़ा धाम का पुनरुद्धार कर रहे हैं, यानी विरासत की पुनर्स्थापना का काम मखोड़ा धाम में कर रहे हैं। अजय सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रयास वहां पर किया। मनोरमा नदी के पुनरुद्धार का बीड़ा उन्होंने स्वयं उठाया। मैं स्वयं भी आया था उनके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तपसी धाम आप देख रहे होंगे क्या भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। तपसी धाम के बाबा जी भंडारा कराते हैं 3 दिन का। आजादी के यानी आजादी के दिवस पर 15 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त से लेकर के 16-17 अगस्त तक उनके यहां 3 दिन का भंडारा चलता है। वे स्वयं फलाहारी हैं, लेकिन हजारों लोग वहां अन्न ग्रहण करते हैं। और इसलिए जिससे देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने वाली हुतात्माओं को हम श्रद्धांजलि दे सके। वो भंडारा इसलिए होता है, मैंने पहला धर्मस्थल देखा जहां देश के उन क्रांतिकारियों के लिए, पूर्वजों के लिए भंडारा का आयोजन हो। अद्भुत है। राम जानकी मार्ग यही बस्ती से होकर के जा रहा है। विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के साथ आज आपके यहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई है इजराइल के साथ बस्ती के अंदर, जहां पे हॉर्टिकल्चर का एक बेहतरीन सेंटर बनकर के उभरा है। उसके एक्सटेंशन सेंटर को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जनपद में है, मुख्यालय पे है, ब्लॉक स्तर पर भी बने। किसानों का प्रशिक्षण हो, किसान वहां से प्रशिक्षित हो। हम अपने प्रोडक्ट को यहां से एक्सपोर्ट करने के लिए कैसे तैयार करें, उस प्रकार के उत्पादन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आम का हो सकता है, आम का तो अम्रपाली तो यही बस्ती से पनपा था। अमरूद है, लीची है, अन्य ऐसी फसलों को, ऐसे हॉर्टिकल्चर के ऐसे उद्यान को, औद्यानिक फसलों को, जिससे किसान की आमदनी कई गुना बढ़ेगी। याद करिए, जब आम अपने मौसम में उत्तर प्रदेश में 50 रुपए 60 रुपए किलो बिकता है। गत वर्ष हमने उत्तर प्रदेश से एक टीम भेजी थी मास्को टीम गई थी, तो जो आम यहां की मार्केट में 40 से 50 रुपए किलो था, वही आम मास्को में 800 से लेके 1000 रुपए किलो बिक रहा था। सरकार सब्सिडी भी देती है वहां एक्सपोर्ट करने के लिए। और अगर यहां का आम वहां की मार्केट में जाएगा, याद करिए, अगर हम सभी कुछ मान करके चले कि 1 किलो आम को वहां भेजने में कार्गो के माध्यम से 200 रुपया भी लगता है, 800 रुपये में से 200 रुपये ये चले, तो 600 रुपये किलो अगर किसी को, व्यक्ति को मिलता है, एक किसान को मिल जाता है, तो आमदनी समृद्ध वह किसान होगा या जिसको 40 रुपये मिल रहा है। लेकिन प्रोडक्ट को उसके अनुसार, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं।
ऐसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए श्री महेश शुक्ला जी आपके गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं और उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। निराश्रित गो आश्रय स्थल सरकार चला रही है और निराश्रित गो आश्रय स्थल पर गाय भी है, सरकार चारा के लिए पैसा भी दे रही है। क्या हम प्राकृतिक खेती के लिए उन देसी नस्ल की गायों को उपयोग कर पाएंगे? और मुझे लगता है जो करेगा, जो किसान करेगा वो लाभ में ही रहेगा। एक, आप अपनी खेती के माध्यम से जहर मुक्त अन्न दे पाएंगे। ये धरती माता के प्रति भी और समाज के प्रति भी एक कृतज्ञता होगी। दूसरा, जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से भी थोड़ा बहुत बचेगा, उसमें क्वालिटी भी होगी। तीसरा, प्रति एकड़ 10 से लेके 12,000 रुपए की बचत अलग से होगी। जो फर्टिलाइजर में, केमिकल में, पेस्टिसाइड में आप पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को इतने की बचत 1 एकड़ खेती में अकेली नेचुरल फार्मिंग से आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी आम की आम और गुठली की भी दाम। गाय भी पाल लेंगे, गाय का पुण्य भी लगने वाला है और साथ साथ प्राकृतिक खेती के माध्यम से धरती माता के प्रति भी और प्रकृति के प्रति भी और समाज के प्रति भी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। करने के लिए बहुत कुछ है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। शिक्षण संस्थानों को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री ओएन सिंह जी को, श्रीमती नीता सिंह जी को और समूह के सभी पदाधिकारियों को, जिन लोगों ने इस विस्तृत क्षेत्रफल में इतने संस्थान 15 वर्ष के अंदर स्थापित करके क्रम दर क्रम उसको आगे बढ़ाते हुए उसकी क्वालिटी को ध्यान में रख करके उसकी गुणवत्ता हर हाल में बनी रहे, इसके लिए प्रयास किया है। और उसके लिए उन्होंने यहां पे देखा, मैंने देखा कि अच्छे प्रधानाचार्य को, अच्छे कर्मचारी को, अच्छे शिक्षक को, अच्छे छात्रों को फिर स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का काम भी किया है। मैं बधाई दूंगा उन सबको भी, उन सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा। याद रखना, जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। कड़ी मेहनत करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये शॉर्टकट का रास्ता कभी भी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता है। ये शॉर्टकट का रास्ता गड्ढे में गिरने का रास्ता होता है, खड्ड में गिरने की, खाई में गिरने का रास्ता होता है। शॉर्टकट में हमें मेहनत से, अपने परिश्रम से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और उस दिशा में आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास, याद रखना, कोई भी परिश्रम सही दिशा में, सही लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि कर्मा देवी समूह जनपद बस्ती के अंदर एक बेहतरीन शिक्षण प्रशिक्षण का केंद्र बनकर के उभरेगा। अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। दूसरा, हमें एक बात और ध्यान रखना होगा कि ओएन सिंह जी, आप तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी है, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा। नर्सिंग, फार्मेसी या बीसीए या फ्यूचर में कभी स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस है। कोई भी नौजवान जब अपने संस्थान से अपना विद्याध्ययन करने के बाद निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि ये बोले कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं, उसके अंदर एक विश्वास हो। और मुझे लगता है कि दुनिया आज आपका इंतजार कर रही है।
लेकिन इसके लिए अच्छा होगा कि इन बच्चों को हम दुनिया की भी तमाम भाषाओं के बारे में उनके एक जनरल स्टडी करवा लें, उसके जनरल यानी उसकी सामान्य बातों के बारे में, दुनिया की उन भाषाओं के बारे में भी, किस देश के अंदर, भारत के अंदर, किस राज्य के अंदर। भाई आप अगर महाराष्ट्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा मराठी भी बोलना आपको आ जाए, सीखने में क्या बुरा लगा। अपने सामान्य पढ़ाई करने के साथ साथ 1 घंटे के अतिरिक्त क्लास लग सकती है। तमिलनाडु में जा रहे हैं, थोड़ी तमिल भी आपको बोलनी आ जाए। कर्नाटक में जा रहे हैं, थोड़ा कन्नड़ भी सीख लें। बंगाल में जा रहे हैं, थोड़ा बंगाली भी बोलना सीख लें। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, भारत की एकता की प्रतीक है, और ये सभी की जननी देववाणी संस्कृत है। थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक संस्थान बन सकता है। या दुनिया के किसी देश में जाना चाहते हैं तो दुनिया के उन देशों की भी मैपिंग हमारे पास हो, क्या स्थिति है वहां की, कितना उनको नर्सिंग चाहिए, नर्सिंग का कितना स्टाफ चाहिए, एक समूह बना करके, और वहां का लैंग्वेज की जानकारी पहले से यहां पर हो, तो पहले दिन से ये बच्चे वहां जाएंगे, इनका प्लेसमेंट हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, और उसकी जानकारी करना। अब इसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई है, भाषणी ऐप ने तो उसको और आसान कर लिया है। हम लोग इस बार महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में उसका उपयोग कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है अगर हम इस पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे। एक और दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए, जब छात्र संस्थानों में प्रवेश करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करता है, उस समय उनके मार्गदर्शन के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कैसे तैयारी हो सकती है, इसके लिए आपने स्वयं प्रशासनिक सेवा में प्रवेश के लिए प्रयास किया, आप सफल हुए। आज आप हजारों बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन बस्ती के भी हजारों बच्चे उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयारी करा सकें। इसके लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था करवाते हैं। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है, और साथ साथ नीट, IIT जेईई के बारे में, एनडीए, सीडीएस, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, इन सभी परीक्षाओं के साथ साथ इन सभी के लिए भी हम लोगों ने, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हम लोगों ने इसको दोनों में, फिजिकली भी और वर्चुअली भी, दोनों मोड पे इसको रखा हुआ है। मुझे लगता है संस्थान भी इसके लिए थोड़ा प्रयास करेगा तो उसमें बहुत सारे बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो पाएगा। तीसरा, कानू नदी के तट पर संस्थान बना है। आज देश की एक ज्वलंत समस्या है कि इतना बड़ा संस्थान इतने बड़े विस्तृत क्षेत्रफल में फैला है, यहां का सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। अक्सर होता क्या है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग आते हैं, कहते हैं एसटीपी लगाइए। एसटीपी हर एक संस्थान, हर एक समूह उसको सस्टेनेबल नहीं कर सकता, बहुत महंगा भी है और बहुत जो है खर्चीला भी है, साथ साथ वह काफी उसमें और भी चैलेंजेज है। हम उसका देसी मॉडल भी खड़ा कर सकते हैं। देसी मॉडल हमें लोकल स्तर पर, आपने देखा होगा पहले गांव में खाद की समस्या का समाधान लोग कैसे करते हैं, गांव का जितना भी कूड़ा कचरा होता था गांव के खाद के गड्ढे में लोग फेंकते थे, एक साल में वही कंपोस्ट हो जाता था, फिर उसको निकाल करके लोग खेतों में फेंकते थे, खेती बाड़ी भी अच्छी होती थी, गांव में कूड़ा कचरा भी नहीं रहता था। अब खाद के गड्ढे पर भी किसी महापुरुष ने कब्जा कर लिया होगा,
तो सॉलिड वेस्ट और गंदगी दोनों दिखाई देती है। उस गंदगी से मुक्ति करना, उससे कैंपस को पूरी तरह मुक्त करना। सॉलिड वेस्ट सीवर का हो, ड्रेनेज का हो, ये नदी में न जाए, बल्कि इसके लिए देसी पद्धति अपनाना। पंजाब में एक संत ने, सेचेवाल ने इसका एक मॉडल अपनाया। हम लोग भी क्या कोई मॉडल बना सकते हैं? संस्थान को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। केवल 4 स्टेजेस हम कर लें। जहां पे जा रहे एक छोटा सा पॉन्ड बनाया, वहां से 2 लाइन ले ली, 15-15 दिन या 1-1 महीने में आप उसको खोलेंगे, आप देखेंगे एकदम क्लीन वाटर निकलेगा। ईंट का झावा है, मोटी गिट्टी है, बालू है और फिर पतली बालू। ये 4 स्टेजेज में अगर आप उसको एक बार दौड़ा देंगे तो वह अपने आप एकदम क्लीन वाटर आ जाएगा। वो नुकसान नहीं करेगा, नदी को प्रदूषित नहीं करेगा, खेती को नुकसान नहीं करेगा, व्यक्ति को, पशुओं को, किसी को नुकसान नहीं कराएगा। मुझे लगता समय आ गया है जब हम किसानों को भी प्रेरित करें कि पराली पे आग न लगाएं। पराली पे आग लगाने का दुष्परिणाम क्या है? एनसीआर भुगत रहा है। पूरा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को आप देख रहे हैं, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसके बारे में चिंतित है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर 450-500 तक पहुंच रहा है, यानी जैसे कोई गैस का चेंबर हो। हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ न करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो कैंपस के वातावरण को प्रदूषित करता हो। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मा देवी समूह के द्वारा संचालित सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं आप लोगों के योग्य मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सफलता की नई ऊंचाइयों को पहुंचेंगे। एक आदर्श कैंपस बनकर के बस्ती और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के अंदर एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनेगा। मैं 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान को एक बार फिर से अपनी बधाई देता हूं। श्रीमती कर्मा देवी सिंह जी को, श्री देवमंगल सिंह जी को, श्रीमती सरोज सिंह जी की स्मृतियों को पुनः एक बार नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और श्री ओम नारायण सिंह जी को, श्रीमती नीता सिंह जी को और ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, संस्थान से जुड़े हुए जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, इन सभी के प्रति, उनके प्रधानाचार्य, शिक्षक, सभी छात्र छात्राओं के प्रति एक उज्जवल मय भविष्य के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।